उसमें जो ऑप्शन था सर वो था मौलाना। तो लेकिन सर उसका सही आंसर तो सर अब्दुल कलाम आजाद होना चाहिए। अब्दुल कलाम आजाद। सर अबुल। अबुल कलाम आजाद। यस सर। हाँ। लेकिन एजुकेशन सर उसके अंदर मिनिस्टर तो इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। सर ऑप्शन गलत दिया था ना, लेकिन उसके अंदर क्या तो क्या ऑप्शन था, एक बार फिर से पढ़ो। सर मौलाना कलाम आजाद। हम्म। मौलाना कलाम आजाद ऑप्शन में दिया था। यस सर। सर चार ऑप्शन थे उनमें सर यही था सर जिसको मैंने किया सर, ये करेक्ट था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, यही तो करेक्ट आंसर है। उन्हीं को जो है सर अबुल कलाम अबुल। आजाद ही को। सर अबुल अबुल। नहीं था उसके अंदर। हाँ, वही उन्हीं को कहा जा रहा है, मौलाना कलाम आजाद को अबुल कलाम आजाद, वही उन्हीं की बात हो रही ओके सर। है। और किसी का कोई डाउट? और डू एनीबडी सर है? मेरे को ही एक और पूछना था सर। कॉन्स्टिट्यूशन का सर जो फोर्थ फैक्टर है सर वो थोड़ा समझ नहीं आया है। कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ क्या है बताओ? सर इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएशन क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। हाँ, तो ये एक्सप्रेस करता है लोगों के, पीपल के एस्पिरेशन को, अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो मतलब एस्पिरेशन का मीनिंग क्या होगा? एस्पिरेशन का मीनिंग, व्हाट पीपल आर एस्पायरिंग ओवर हियर, लुकिंग फॉर, व्हाट दे थिंक ऑफ देयर सोसाइटी शुड बी, है ना? हाउ ओके दे सर। वांट सोसाइटी शुड बी, एस्पिरेशन। ओके, एनी अदर डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताओ नहीं। सर जब इंडिया गुलाम था, तो मतलब कि मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई भी किसी दूसरे कंट्री में जाता है, मतलब कि कुछ व्यापार करने, तो वहां पे राज करने क्यों लगता है? अच्छा, राज करने इसलिए लगते हैं क्योंकि उनको जो है सबको पावर की जरूरत होती है। पावर की जरूरत होती है, फिर वो पावर की जो है सोशल हो या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, कोशिश लोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। और कहीं पे अगर पावर मिल रही है तो लोग उस पावर को एक्वायर करते हैं, है ना? दिस इज द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। बट ह्यूमन बीइंग को ही कंसिडर करो, एनिमल को भी आप देखोगे, अगर जहाँ पे उनको लगता है कि उनका दबदबा हो सकता है, ठीक है, वो वहाँ पे अपना दबदबा बनाते हैं। जंगल का राजा शेर ही क्यों है? शेर को भी अच्छा लगता है पावर, उसके पास ताकत। तो बस यही है कि लोगों को अच्छा लगता है पावर, इसीलिए अगर ये लगता है उन्हें कि यहाँ पे पावर है, वो अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, बस एक्वायर कर लेते हैं। ओके इतनी सर। इतना कोई ऑनेस्ट नहीं है कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उसी काम को करेंगे और चुपचाप फिर वापस चले आएंगे। वेरी करता है। चलो, और कोई कुछ सर ट्रेसन का मीनिंग क्या होगा? इसका? सर ट्रेसन। स्पेलिंग बोलो, क्या कह रही हो? सर TREASON। पर्सन। सर TREAS तो मैं कमेंट में लिख रही हूँ। पर्सन होना चाहिए, प्रियम्बल तो नहीं कह रही हो? सर वो ट्रीजन कह रही है। अच्छा, ट्रीजन कह रही है। तो ट्रीजन सर मतलब राजद्रोह। देशद्रोह, राजद्रोह, है ना? देशद्रोह, राजद्रोह, ट्रीजन है, RTREASON। मुझे लग रहा है वो पर्सन कह रही है। ठीक है, समझ में आया जोश है ना? यस सर। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? नो सर।
सभी बच्चे डीबीपी सॉल्व कर रहे हैं Yes, sir. यहाँ पे? यस यस सर। सर। कुछ, कौशिक, जैद, मौरन, लक्षेंद्र? सर बोलो। सर मेरे कल एक आखिरी एग्जाम है सर, मंडे को। सर उसके बाद से मैं सारे डिफरेंस सॉल्व कर लूंगा। अच्छा, चलो बाकी लोग तो कर रहे हैं ना? यस Yes, बाकी सर। sir. लोग उसको कर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Constitutional design. Okay, but we are doing constitutional design. Constitutional design. हाँ, उसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आई थिंक डिस्कस है, स्टिल है, यहाँ तक करा दिया है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता दिया है यहाँ तक। यहाँ तक डिस्कशन हुआ है। Yes, sir. ये मैंने बताया होगा पिछली क्लास में। 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स, इन्होंने ड्राफ्ट किया एक Yes, कॉन्स्टिट्यूशन। sir. बताया था. हो गया। 1931 कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों ने जो है कुछ बेसिक चीजें पहले ही डिसाइड कर ली थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है इनपुट कर दिया था कि व्हेनेवर वी विल हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वी विल इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। उनमें सबसे पहला है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो ऐसा नहीं है कि तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देखते हो आज के डेट में, वो कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ही सारे वैल्यूज उसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं, और या फिर कंसेंसस के थ्रू उसी दौरान इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ऐसे कहा जाए तो बेहतर होगा। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, जो कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसको जो है इसके लिए सोचा और जो है डिसाइड कर लिया तब से ही कि व्हेनेवर वी विल हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वी विल इंक्लूड दिस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है सभी को? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, sir. योर वॉइस इज। अभी भी ब्रेक हो रहा है? नो सर। यस सर। चलो ठीक है, अब अगर ब्रेक होगा तो फिर बताना। ओके, तो यस, यस। अब आते हैं कंटिन्यू करते हैं इसके आगे फर्दर। तो कॉलोनियल रूल में अगर आप देखो, व्हेन कॉलोनियल पीपल वर हियर इन इंडिया, तो उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी? नो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की थी। बहुत लिमिटेड लोगों के पास राइट टू वोट था। ओके, सर आपकी आवाज से दोबारा ब्रेक होने लगती है. हाँ, उन जो है कि जो यहाँ पे राइट्स थे, राइट टू वोट, वो सभी के लिए एक्सटेंडेड नहीं थे कॉलोनियल इंडिया में। कुछ ही लोगों के पास जो है राइट टू वोट था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वहाँ पे इम्प्लीमेंट उस समय नहीं था। बट ओवरऑल जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्क कर रहे थे, द नेशनल लीडर्स ओवर हियर वर गेनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, वर एक्वायरिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इलेक्शन वहाँ पे हो रहा था, उस इलेक्शन को देखते हुए ये लोग यहाँ पे जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने सीखा और जो है उसी एक्सपीरियंस के जरिए उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है अच्छी तरीके से इलेक्शन या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की वर्किंग को संभाला। ओके, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के दौरान जो सर। लेजिस्लेचर था वो काफी वीक था। जो कानून बनाने का जो लेजिस्लेचर था वो क्या था, वीक था। 1937 में पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया में, ठीक है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें सीट भी जीतते हैं। वो ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया में ऐसा होता है। और फिर जो प्रिंसली स्टेट के थे वो नॉमिनेटेड थे, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वो नॉमिनेटेड, वहाँ से कोई नॉमिनेट कर देते थे, वो आते थे। तो इंडिया अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक, ठीक है, नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक, ये एक बात हम समझते हैं। फिर दूसरा ये
कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था लोगों का, नेशनल लीडर्स का, वो हेल्प करता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स जो नेशनल लीडर थे वो इन दौरान, इस पेज में कई सारी चीजें सीख रहे थे कि कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, ठीक है, और बाद में वही इंस्टीट्यूशन को सेटअप करके और उसी को फर्दर चलाने में वो हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे एक एक्ट के बारे में डिस्कशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। मैक्सिमम प्रोविजन जो है यहाँ का वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मैक्सिमम प्रोविजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हमने क्या किया, अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 1935 का है वो ब्रिटिश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैक्सिमम प्रोविजन, लेट अस से नियरली 50-60% of provision of Government of India Act 1935 was taken, were incorporated in independent Indian Constitution. तो ये एक चीज हमने यहाँ पे जानी, ये हो सकता है आपके जीएसटीएससी या एनटीएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो इट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखोगे अपार्ट फ्रॉम दिस, Sir, your voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग। No, No, sir. sir. के साथ है या सब? ना सर अभी क्लियर है। देखो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है आपके एंड पे, हो एक बार चेक कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन, सर बीच कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बीच में हो रही थी। पहले हो रही थी ना, यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ओके, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आप देखोगे कि जो हमने अभी पढ़ा कि मैक्सिमम प्रोविजन कहाँ है, किससे लेते हैं हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अलग अलग जगहों से प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए, इंक्लूड किए। वर्ल्ड वाइड जितने भी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल हैं उनमें से जो अच्छी चीजें थी उन्होंने वहां से हमने उसको क्या लिया, अडॉप्ट किया। और एन एग्जाम्पल, अब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने ये कहाँ से लिया है, फ्रॉम वेयर वी टुक दिस, ब्रिटेन, सर ब्रिटेन। ठीक है। सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट टर्म देखते हो, कहाँ से, रशिया। रशिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिल ऑफ राइट, अगर आप देखें तो सर ये हमने यूएस। कहाँ, यूएस। ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, Sir, France. Sir, France. फ्रांस से। वही फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है आप लोगों को? तो Yes, बिल ऑफ sir. राइट हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटेन से। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड से क्या किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं ये कहता हूँ कि हमने अडॉप्ट किए हैं डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर डूइंग अ कॉपी कैट ओवर हियर, ठीक है, वी आर डूइंग कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर, वी आर टेकिंग सही सही थे सर बोले। प्रोविजन, हम लोग जो है गुड, जो अच्छे प्रोविजंस थे उसको उठाया, अडॉप्ट किया और उसको अपने सोसाइटी के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया, है ना, उसको अपने सोसाइटी के हिसाब से क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की सोसाइटी है, अलग अलग लोगों के थॉट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कि क्या करना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और उसी तरीके से फिर किया गया है। अगर कहा जाए कि कॉपी पेस्ट किया है तो दिस विल बी रॉन्ग, दिस आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है। तो आप ये देख लेना, the ideas of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, Bill of Rights in US,
सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया, है ना। फिर they were questioning whether these things suited our country. All these factors, okay. Okay, so these are all factors. Particularly this one can be asked in your NTSC examination. पूछा जा सकता है आपके NTSC as well as GSTSC में भी पूछ सकते हैं। हमने ये चीजें कहाँ से अडॉप्ट की। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. To anybody? No, sir. Okay. No, sir. Now the next one. The Constituent Assembly. तो ये जो Constituent Assembly है, the very purpose of this Constituent Assembly is to draft Constitution. तो Constituent Assembly बनाई जाएगी, ठीक है, Constituent Assembly। फिर क्या होगा, इसके मेंबर्स होंगे, ठीक है, इनके मेंबर्स का क्या होगा, इलेक्शन होगा, कुछ नॉमिनेशन भी होगा। तो नियरली 389 मेंबर्स बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो कि जिनका वर्क होगा ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन विल बी देयर वर्क। अब उनका काम होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। तो व्हाट हैपेंड कि इनका इलेक्शन होता है, इनकी पहली मीटिंग होती है, वी विल गेट बैक टू दैट, एंड देन यू विल फाइंड दैट देयर वाज अ demarcation, ठीक है, there was division when two nation theory came into existence, okay। तो यहाँ पे देखो, the drafting of the document called the constitution was done by assembly elected representative। 3 लाइन आपको दिख रही है, अंडरलाइन कर लेना है। okay? अब इनका constituent assembly, Yes, sir. question can be asked in your examination, what is constituent assembly। तो लिखोगे, the drafting of document called the constitution was done by assembly of elected representatives called the constituent assembly, है ना। if a question comes you will answer in this way। अब सबसे पहले इलेक्शन हुआ constituent assembly का जुलाई 1946, पहली मीटिंग होती है इनकी दिसंबर 1946, ये भी जिन आपके एग्जाम में आ सकता है। और जैसे ही इनका दिसंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है, उसके बाद फर्दर आप देखते हो टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट आ जाता है, और क्या हो जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिवीजन हो जाता है, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान में फिर क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो यू विल फाइंड कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लगभग 299 मेंबर्स, ठीक है, तो कहाँ चले आए, इंडियन साइड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बन गया, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेस्पेक्टिव कंट्री के लिए क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो इंडियन साइड में 299 मेंबर्स थे, और पाकिस्तान साइड में हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन पाकिस्तान, 90। हाँ, अराउंड 90। अब व्हाट हैपेंड कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ड्राफ्ट किया, ठीक है, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया है, ऑन विच डेट वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, Sir, 26 November, 6 November. 1949. ठीक है, वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, बट जो इफेक्ट है इसका वो शुरू हुआ 26 ऑफ जनवरी 1950। दिस डे वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस। Republic Day. Sir, Republic Day. ओके, एनीवन विथ व्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे को लगता है यहाँ पे इंडिपेंडेंस का, नो, तो वी सेलिब्रेट इट एज आवर रिपब्लिक डे। ओके, यहाँ पे लिखा भी तो है, ठीक है, कोई बात। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, You have sir. any kind of Yes, doubt sir, here? मुझे पूछना है हाँ, पूछो। कि सर हमारा सर 26 नवंबर 1949 को सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर तैयार हो गया था, लेकिन सर हमने 26 जनवरी 1950 को हमने उसे क्यों अडॉप्ट किया, ये तो तो मतलब इसका क्यों जवाब लागू तो किया?
जवाहरलाल नेहरू ही दे पाएंगे। कौन दे पाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी झंडा फहरा दिया था। ठीक है, झंडा फहरा दिया था और कहा था कि अब हम इंडिपेंडेंस होंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुआ था, याद मालूम है ये बात आपको? पढ़ा है कहीं पे? लाहौर सर सेशन हुआ था। पिछले साल था। हाँ, तो जब देखा गया कि नवंबर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो नवंबर और इस जनवरी में ज़्यादा दिन का अंतर नहीं था, 2 महीने का था। तो इस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए नेहरू डिसाइडेड कि वी विल सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, क्योंकि हमने एक पीछे 20 साल पहले, ठीक है, लगभग ऐसा कुछ कर रखा है। यस सर। पूर्ण स्वराज के लिए मैंने डिमांड रखी थी, वहां पे पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। समझ में आया? किसने ये क्वेश्चन पूछा था? यस सर। यस सर। अब why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? A very important question. ठीक है, why we should accept this constitution जो कि 6 decades ago से है। ठीक है, why we should accept this constitution? A question mark. So we need to accept this constitution. Do anybody has any kind of explanation on this? Anyone can explain over this? Why should we accept this constitution? किसी का कुछ राय है इस पे? ओके, वी शुड एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। 6 decade ago, तो 60 साल पहले, हालांकि अब 70 साल लगभग हैं, फिर भी अगर ये 6 decade ago बना तो हम अभी भी क्यों इसको एक्सेप्ट करते हैं? पहली बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, जो इसके मेंबर थे वो कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। किसके थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों ने इनको ड्राफ्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उस समय की सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस। ठीक है, थ्रू आउट द इंडिया अगर आप देखो तो कांग्रेस का प्रेजेंस क्या था? बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर एक रफ मैप बनाए, लगभग, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, तो मल्टीपल प्रेजेंस ऑफ कांग्रेस, ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन वाज कांग्रेस। तो कांग्रेस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कि रूलिंग और अपोजिशन दोनों इसी में थे। रूलिंग अपोजिशन दोनों इसी में थे। सर अपोजिशन किस स्थिति में हो सकते हैं? मतलब कुछ लोग रूल कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ राइटिस्ट हैं। लेफ्टिस्ट भी इसी में है, राइटिस्ट भी इसी में है। ये सब आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, हर तरीके के लोग इसमें हैं। अब इट वाज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इसका प्रेजेंस थ्रू आउट इंडिया था लगभग। तो इनके में हर तरह के लोग थे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कास्ट से हैं, रिलीजियन से हैं, ऑक्यूपेशन से हैं, है ना? कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन और रीजन से हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। तो हर तरह के लोग इस कांग्रेस पार्टी में हैं।
और हर तरह के लोग इस कांग्रेस पार्टी में हैं, तो इस कांग्रेस पार्टी के ही में क्या है मेंबर, मैक्सिमम मेंबर किसमें है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अगर आप वोटिंग कराते यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, हालांकि उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था नहीं जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था, तो हम उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे अगर वोटिंग कराए होते तो एक डाइवर्सिटी हमें दिखती है ना। वो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं ऐसी ही होती जैसे कि उस समय कांग्रेस में थी। तो हर तरीके के व्यूज जो है इनकॉर्पोरेटेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कोई भी बड़े पैमाने पे ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया गया हो। छोटे मोटे चीजें हुई हैं, छोटे स्केल पे हल्की फुल्की हुई हैं, बट मेजर स्केल पे नहीं हुआ। तो जब मेजर स्केल पे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वी आर एक्सेप्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इफ वी आर नॉट नोटिसिंग एनी काइंड ऑफ opposition, okay, then we can say opposition for the sanctity of constitution, or any question mark on the sanctity of constitution, then we can say that our constitution is a good document, is an acceptable document. यही होगा ना। अगर कुछ गलत होता तो सभी लोग विरोध कर देते ना कि नहीं इसमें जो भी है सही नहीं है, इसको ठीक से करो। यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ। Do anybody has any kind of doubt? No. So, सर do one thing, read it out. Okay. अच्छा चलो इसमें एक चीज और बता देता हूँ। अब ये तो हो गया, उसके बाद दूसरा एक चीज और है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्यों एक प्योर डॉक्यूमेंट मानते हैं, क्यों इसको पवित्र मानते हैं। ठीक है। तो जो इसका डिबेट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो बहुत ओपन और कंसेंसुअल मैनर में था। सब कुछ रिकॉर्डेड है, एवरीथिंग विच यू विल फाइंड ओवर हियर इज रिकॉर्डेड। कुछ बेसिक प्रिंसिपल पहले ही डिसाइडेड थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Yes, sir. ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस पर डिस्कशन हुए, कई सारे राउंड इस पे डिस्कशन हुए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो ये ड्राफ्ट रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें कई राउंड ऑफ डिबेट हुए, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ। लगभग 2000 अमेंडमेंट हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये आया था इसका ड्राफ्ट। 114 दिन तक इसमें जो है कि जो कि 3 इयर्स तक स्प्रेड है। आपको याद है वो इसका स्प्लिट याद है किसी को? सर व्हाट? 3 इयर्स का स्प्लिट याद है आप में से किसी को? 3 साल तक, 3 साल में 114 दिन तक इस पे बात चलती रही, कंसेंसस चलता रहा, डेलिब्रेशन कह लो, इस पे चलता रहा। सारी डॉक्यूमेंट जो रखी गई थी सब पे बात हुई है, सारे वर्ड बोले गए हैं और सारे वर्ड को रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व किया गया है। अगर आप देखो, अगर आप उसके सैंक्टिटी पे अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो वो जाके आर्काइव में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट का प्रिंटेड मटेरियल उठा के देख ले, या रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड ऑडियो उठा के सुन ले। 12 बल्कि वॉल्यूम्स में है। ठीक है। तो एक प्योर कंसेंसुअल मैनर में ये डिबेट हुआ था। ठीक है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बदल देते हैं, हमने ऐसा अभी तक नहीं किया है। हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। as and when there is a requirement to amend constitution, we go for amendment. Article 368 of the Indian Constitution, कौन सा आर्टिकल? 368। उसके अनुसार, उसके जो है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. यस सर। आप रीडिंग करना चाहोगे इसका? वुड यू लाइक टू रीड? यस सर। यस सर। चलो रीड करो। Who will read?
नाम बताओ। सर हम सर लक्ष्मींद्र। पढ़ो, रीड करो। जिन्होंने हम कहा सबसे पहले, उसके बाद लक्ष्मींद्र पढ़ेगा। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? We have already noted one reason above: the constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution all afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half of a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the constituent assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. This ensures a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress in social terms too. The assembly represented members from different language groups, caste, classes, religion, and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchise, its composition would not have been very डिफरेंट। different. Finally, the manner रुको in which रुको, यहाँ तक बता दिया है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी बच्चों को? सर हाँ। सर फर्स्ट रीजन समझ नहीं आया, तो सेकंड का आ गया। फर्स्ट रीजन ये है कि किसी मेजर ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध नहीं किया है। बहुत सारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कई बार लिखा गया है, क्यों? क्योंकि लोगों ने विरोध किया था, जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता या लेजिटिमेसी को बताता है। लोगों ने विरोध नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेबल है। समझ में आई ओके बात? सर। yes, sir. कंटिन्यू। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sensitivity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open, and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. There, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause. More than 2,000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days, spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. Were when printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. नाउ इसमें शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप इस पे नोट्स बना लीजिए। सब बना लिया अभी। सर यस।
सर 12 बल्कि वॉल्यूम क्या है? ये जो प्रिंटेड है, जो सारा कुछ डिस्कशन हुआ है ना, सारा कुछ रिकॉर्डेड है, प्रिजर्व्ड है। बुक में देखोगे तो 12 बल्कि वॉल्यूम, ठीक है। जब प्रिंट हुए तो 12 बल्कि वॉल्यूम, 12 वॉल्यूम में आपको मिलेंगे ये डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ठीक है। A question can come in your Okay. examination. What do you understand by constituent assembly debate? ठीक है, what was the constituent assembly debate? तो आप देखोगे what you will write. चलो पहले ये बताओ। Every document and every word spoken in constituent assembly has been recorded and preserved. These are called constituent assembly debate. Simple. इसमें इतना लेट कर रहे हो, ठीक है। Every document and every word spoken in the constitution assembly, in constituent assembly, has been recorded and preserved. These are called constituent assembly debate. Simple. समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट अगर पूछा जाएगा बता दोगे आप सभी लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. कैन यू रिपीट सर, आपकी फर्स्ट ब्रेक हो रही थी। हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने अभी बोला। मैंने कहा एवरी, आप देखो आपको मिल भी जाएगा, एवरी डॉक्यूमेंट एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेट, सर आपकी आवाज से बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ अब ये दिख रहा है आपको? एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड हटा दो, and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved. These are called constituent assembly debates. बस। ओके सर। Next, the guiding values of the Indian Constitution. So, what values overall? What different values has guided the Indian Constitution or the making of the Indian Constitution? तो आप गाइडिंग वैल्यूज जब पढ़ोगे तो उसमें कई सारी चीजें फिर आपको समझनी होंगी, ठीक है, जो कि ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, ठीक है। तो गाइडिंग वैल्यूज में आप देखोगे कि guiding values of the Indian Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है, ठीक है, या ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट बताया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपको मालूम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और उसके मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना राय दिया है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये उनके मेंबर नहीं थे। अ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, बट महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए वो ऑलरेडी इन्होंने कहीं पे लिख रखा था। कहाँ पे लिखा था बताओ? कौन से मैगजीन में? किस मैगजीन में? यंग इंडिया। कौन सा? सर यंग इंडिया इन 1931 में भी, ठीक है ना, 1931 यंग इंडिया। तो यहाँ से जो इनके मेंबर्स थे, महात्मा गांधी के जो है डिसाइपल्स थे बहुत सारे इसमें से, उन्होंने ये यंग इंडिया पढ़ा। दे केम टू नो दैट हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, दे केम टू नो दैट हाउ आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी। तो महात्मा गांधी भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट उनके जो वैल्यूज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इनकॉर्पोरेटेड है, इंक्लूडेड हैं, ओके। तो फिलॉसफी में हम देखते हैं अब यहाँ पे Yes. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर दो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, बट महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में थोड़ी तनाव भी हुआ करती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूज्ड टू से दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या रहेगा? पॉलिटिकल
इक्वालिटी मीन्स वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू रहेगा इंडिया में, बट देयर विल बी अ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या रहेगा? सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या आप भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता देखते हैं? कैन यू नोटिस दिस? In India, we have socio-economic inequality. Yes, sir. Yes, sir. B.R. Ambedkar used to criticize Mahatma Gandhi on this front, that whatever is written over here in the constitution is okay. Means people of India will enjoy this political equality, but there will be socio-economic inequality. ठीक है, तो यंग इंडिया 1931 याद रखिएगा। महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और वहाँ पे बहुत सारे में ऐसे थे, बट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज व्यूज। ऑब्वियसली जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे? इनकॉर्पोरेटेड। ओके, Dr. Ambedkar, who played a key role in making of the constitution, but he had a different understanding of how inequality could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clear. और उसकी जब एंजाइटी पढ़ोगे वो यही है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये आपको पढ़ना नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, जब इंडिया को फ्रीडम मिला तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच दिया था, आपने शायद ये भी पढ़ा होगा। क्या है ये? मीटिंग पॉइंट विद डेस्टिनी, डायरीज विद डेस्टिनी। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 मिडनाइट, पढ़ा है ये? इन्होंने स्पीच दिया था अपना। यस सर। तो ये सर बट थोड़े से याद नहीं है। हाँ, ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये स्पीच याद रखिएगा, ये स्पीच उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट आते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही जो हम लोगों को मेन पढ़ना है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन। मीन्स जैसे कि हम कोई हाँ, यही मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा था शायद आपसे। अमेरिकन मॉडल, ये एक बार एग्जाम में आया भी हुआ क्वेश्चन है। तो प्रियम्बल जो टर्म है, फिलॉसफी हम किस में रखते हैं? प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन मॉडल। तो अमेरिकन मॉडल पे ये प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल है क्या? ओवरऑल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ओवरऑल बेसिक वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, he or she should go through the Constitution of India. ठीक है, अब the Constitution is very technical. The Constitution has very technical knowledge, consists of very technical knowledge, very technical knowledge as well as language. So it will be very difficult for anyone to go through the entire Constitution. So what he or she should do? He or she should go through preamble. Only reading out preamble will give the basic ideology of the entire constitution. And when you will come to know about the constitution, it's sure and certain that you will understand the aspiration of the people of India. Suppose if you are studying the Constitution of India. समझ में आई बात? प्रियम्बल पढ़ लोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब समझ गए तो आप भारत के लोगों का विचारधारा भी समझ जाओगे। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से ऐसा क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया है उसका बड़े पैमाने पे, मतलब ऑन लार्ज स्केल इट हैज बीन एक्सेप्टेड। समझ में आ रही है बात सभी को यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. किसी का कोई डाउट? डू एनीबॉडी No, हैव sir. एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके, ये अनम चौधरी
Anam, am I audible? Yes, sir. ये आपकी पहली क्लास है? No, sir. Okay. कोई डाउट? No, sir. ओके, अब हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का पॉइंट, प्रियम्बल। क्या है प्रियम्बल? इट्स श्योर एंड सर्टेन that if your teacher is making a qualitative paper, he or she will definitely include question from here. अगर किसी के यहाँ यूटी वगैरह हुआ हो और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ाया हो तो जरूर इस चैप्टर से पर्टिकुलरली इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया होगा। ये सर 2 बार एग्जाम में दोनों बार यही सवाल पूछा था। यही जवाब होगा। ठीक है, ये बहुत सर इंपॉर्टेंट है। हमारे में नहीं आया। हाँ, बट मैंने कहा ना कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में यही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, बिकॉज ये हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, and as the citizen of this country we should know our preamble. A good examiner will always try to ask question from here, that whether a student know this or not. Very basic thing, a must know thing. Okay, so preamble एक क्या है? philosophy है, as I discussed earlier. ठीक है, जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को हमें क्या करता है, बताता है, इवेलुएट करने में हेल्प करता है। नाउ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. जस्टिस चाहिए, किस तरीके का? अच्छा, इसको याद रखिएगा, 3 तरह के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देखो मैं पढ़ाते रहता हूँ तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बार बार बोलते रहता हूँ, सुनते हो आप लोग? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिपीट Yes, बोल sir. करता हूँ। तो जस्टिस चाहिए 3 तरह के, लिबर्टी चाहिए, कितने तरह के? 1 2 3 4 5 5, थॉट के, एक्सप्रेशन के, बिलीफ के, फेथ के, वर्शिप के, इक्वालिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। चलिए 1 बाय 1 हम लोग अब इसको देखते हैं। और देखो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में Sir, क्लियरली बता दिया है fraternity का मतलब क्या है? भाईचारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? हमारा जो प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1940। 26th of November 1940. अब सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, एज यू नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, so in democracy who has ultimate power? The people who are living over there will enjoy ultimate power. So we the people of India, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down them by a king or any outside power. ये क्लॉज समझ में आया? ये पॉइंट? Yes, sir. No, sir. Okay, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives. पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव, ये जो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो वो पीपल ने इनेक्ट कराया है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, किंग या किसी आउटसाइड पावर ने नहीं किया है। ये इसका यही मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। शुरुआत में ही देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन सौंपते हैं, हम अपने कंसेंसस के थ्रू, इस अपनी इच्छा के साथ सभी लोग मानते हैं कि भारत एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। समझ में आया वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर उसके बाद सोवरेन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में पढ़ते रहोगे। सोवरेन, सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता क्या है? सोवरेन का मतलब अगर कह दिया सोवरेन, ठीक है, सोवरेन का मतलब कि जो अगर ये इंडिया है तो यहाँ के जो पीपल हैं वही क्या करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर को देखेंगे। कौन देखेगा? ये पीपल जो इसमें रहते हैं। कोई आउटसाइड पावर ऐसा नहीं करेगी। आउटसाइड पावर के पास
ऐसा कुछ नहीं होगा जो डिक्टेट Yes, करे sir. इंडिया को कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर ऐसे होते हैं। जो डिसीजन है अपना हम खुद लेंगे, कोई बाहरी देश हमें नहीं सिखाएगी, हमें नहीं डायरेक्शन देगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम खुद सक्षम है, हम खुद डिसाइड करेंगे। समझ में आई बात सोवरेन का क्या मतलब होता है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आना चाहिए सभी बच्चों को। अब आते हैं सोशलिस्ट। अभी हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन तो नहीं पढ़ा है, बट फिर भी सोशलिस्ट आप जान लो। सोशलिस्ट अच्छा रशियन रेवोल्यूशन आप लोगों ने अपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। Yes, sir. बताओ सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? What do you understand by socialist? Capitalist और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनको कैपिटलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट मतलब Socialist. जहाँ पे ओवरऑल रिसोर्स कौन ओन करे? सोसाइटी। रिसोर्स To be equally. हाँ Yes, sir. ओन्ड बाई Rights. इंडिविजुअल, और यहाँ पे रिसोर्स ओन्ड बाई सोसाइटी। Society. ठीक है, सोसाइटी ओन करेगी और उसको फिर उसका उस हिसाब से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वली। और जब ये इंडिविजुअल होता Yes, है sir. तो क्या होता है? इंडिविजुअल उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं रिसोर्स को, दूसरों को नहीं देना चाहते रिसोर्स। हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में, है ना। तो सोशलिस्ट, आवर कंट्री इज सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जो भी वेल्थ होगा सोशली वो जनरेट होगा और सोसाइटी में इक्वली उसको शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सरकार क्या करेगी? जो ओनरशिप है जमीन की उसको रेगुलेट करेगी, देखेगी कि कहीं किसी के साथ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो नहीं हो रहा है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। कौन? गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक Yes, तौर sir. पे जो लोगों के अंदर Yes, क्या है? sir. विभिन्नताएं, असमानता है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, उसको कम करने की कोशिश करेगी। कौन? सरकार। क्लियर है? सोवरेन सोशलिस्ट। सर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक। क्या सामाजिक तौर पे भारत में सभी लोग इक्वल स्टेटस पे हैं? जैसे नो सर। समाज में सभी का इक्वल तरीके से सम्मान होता है, इक्वल स्टेटस है? No, sir. नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी है। ठीक है, आर्थिक रूप में अगर देखो पैसे के तौर पे तो क्या सभी के पास समान रूप से पैसे हैं? No, sir. No, sir. इनइक्वालिटी है। तो इसको हम लोगों ने मर्ज की कर सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, क्या? इनइक्वालिटी। यही तो भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे, भारत में ये रहेगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट है आपका सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर मतलब कि सेक्युलर टर्म का क्या मतलब होता है कि हमारे इंडिया में कोई भी सर ऑफिशियल सबके रिलीजन पास नहीं। फ्रीडम है सर, कोई भी रिलीजन फॉलो करने की। हाँ, ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का कोई है? नहीं है। No, sir. अच्छा, हमारे नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? Sir, Hindi. सर हिंदी। हिंदी। कितने बच्चे हिंदी कह रहे हैं? नाम बताओ। नो सर, सही फिक्स नहीं है।
एक बच्चा कह रहा है क्या नाम है आपका जिन्होंने कहा फिक्स नहीं है? सर क्योंकि सर हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं सर, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। ओके, आप बताओ नाम क्या है, नाम तो बताओ। सर ज्योतिषना। ज्योतिषना सर बोल रही ऑफिशियल हैं। लैंग्वेज है सर ये। ओके, और ज्योतिषना का कहना है कि हमारे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और हिंदी किन किन बच्चों ने कहा है? क्रिश वर्मा ने कहा है, लक्षेंद्र ने कहा है, और यस सर जैद। सर जैद सर निधि। ने दी। आंसर दिख रहा है आपको? वी हैव नेशनल लैंग्वेज? नो। नो। ठीक है, हमारे पास क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, 10th में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ऑफिशियली हमारा कोई रिलीजन नहीं है। नेशनल लैंग्वेज मैंने एक्स्ट्रा पूछा, ऑफिशियल रिलीजन हमारा कोई नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा, मीन्स रिलीजन वी नाइदर एक्सेप्ट नॉर डिनाई एनी रिलीजन। मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइदर एक्सेप्ट नॉर डिनाई एनी रिलीजन इन इंडिया। रिलीजन के पर्सपेक्टिव में क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल है। Am I clear? Am I यस audible? सर। सर आपकी आवाज से बहुत धीरे है। वेट वेट, चलो, नाउ let's move on. Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. So we are a secular country. Democratic, I think मैंने आपको बता ही दिया. What is democracy? Why democracy? I taught you. यस सर सर। हाँ, तो डेमोक्रेसी आप लिख लोगे. Now the next one. यस सर रिपब्लिक. रिपब्लिक भी मैंने आपको बता ही दिया था. द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडेटेड पोजीशन. ये भी ऐसे ही लिखवाया था आई थिंक. यस सर यस सर। पिछले क्लास में ही कराया होगा आई थिंक, है ना? नाउ द क्वेश्चन विल बी ऑफ जस्टिस. जस्टिस पे आते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक? ओके, पहले जस्टिस कंप्लीट कर लेते हैं. तो हमें क्या करना है? लोगों के साथ लोगों को जस्टिस दिलाना, न्याय. किसी भी सिटीजन के साथ जो है कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. जो सोशल इनइक्वालिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा जो है, उसको रिड्यूस होना चाहिए. और गवर्नमेंट इसके लिए देखने की जिम्मेदार होगी कि वो लोगों का वेलफेयर कर सके, पर्टिकुलरली कौन? डिसएडवांटेज ग्रुप. तो सभी को जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल. न्याय सभी के साथ होगा. समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो यस सर। पूछ लो. नो इफ सर। एनीबडी हैज डाउट. सर आप सर जस्टिस को सर एक और बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ कास्ट, रिलीजन और जेंडर के नाम पे भेदभाव नहीं होगा. जो समाज में असमानता है उसे क्या करना है? खत्म करना है, कम करना है. ओके, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लोगों का भला करना चाहिए. पर्टिकुलरली किसका? जो कि डिसएडवांटेज, जो लोअर स्ट्राटा में से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी के लोअर स्ट्राटा से क्या करते हैं? बिलोंग. अब समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, लिबर्टी. अब ये बताओ, क्या इंडिया में लिबर्टी है? पूरी लिबर्टी है सभी को? फुल यस लिबर्टी सर है? फुल? सर सबको नहीं है. क्या लिबर्टी मतलब फ्रीडम है? पूरा फ्रीडम मिला है भारत में? नो सर यस सर। ओके, फ्रीडम मतलब समझते हो ना? लिबर्टी क्या यस सर भारत में? फ्रीडम मीन्स यू आर फ्री टू डू वट एवर यू लाइक. तो इंडिया में पूरी नो फ्रीडम है? सर। नो सर नो सर। किसी बच्चे ने यस भी कहा है.
जिसे बच्चे ने यस कहा है, किसने कहा है? डू वी हैव फुल फ्रीडम? बताओ, अगर यस कहा होगा तो कुछ सोच के कहा होगा ना। चलो, सर हाँ, किसने सर कहा था बताओ? फ्रीडम तो सर सबके पास नहीं है सर। फ्रीडम है बट लिमिटेड है, ठीक है। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इसका क्या मतलब है? देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यही मतलब हुआ ना इसका। Yes, sir. Yes, sir. So there are no unreasonable restrictions. It means there are some reasonable restrictions on citizens. sir, So आपको within a limit you have to wish to express your thought, your wish, ठीक है, और आपके action. So you have freedom, but that freedom should be as per the constitution. It should not be like whatever you want, or whatever you like, you will do. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है? नो सर। चलो, लिबर्टी का याद रखिएगा अच्छे से। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी, ओके, ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। आप जानते हो ट्रेडिशनली जो है समाज में क्या है? असमानता। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि सभी को क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबकी स्टेटस बराबर हो, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, सब आगे बढ़े। Am I clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक जो भी पढ़ाया है। तो चलो, fraternity, all of us should behave as if we are members of the same family, मतलब brotherhood, in short brotherhood, भाईचारा। We are the member of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. fellow citizens को inferior नहीं बनाना है, मानना है। ओके, अब एक चीज यहाँ पे देख लो, एक नोट ये दिया गया आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट और सेकुलर ये प्रियम्बल में ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का जब हुआ था, उसमें ही ये वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड हुआ। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? मिनी अमेंडमेंट। ओके, तो पहले प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जिसमें ये वर्ड ऐड हुए। Am I clear? Everyone over here? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब after this, the next one, institutional design. रीड करना चाहोगे आप में से कोई भी? Will you want to read it out? Can I? Lakshendra, I think you told na you will read. Read Yes, करो। sir. Sir, पूरा को preamble ना? हाँ, preamble पढ़ो। Okay, sir. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India to a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, and political, liberal of thought, expression, belief, faith, and worship,
equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of nation in a constituent assembly. This 20th November 1949 do hereby to ourselves this constitution. We the people of India. The constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside power. Sovereign people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. Socialist wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. Secular citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. Democratic a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers, and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Republic: the head of the state is an elected person and not a hereditary position. Justice: citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of disadvantages of groups. Liberty: there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts and actions. Equality: all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. Fraternity: all of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. Note: the terms socialist and secular were added in preamble to the 42nd Constitutional Amendment in 1976. ठीक है, Yes, यहाँ sir. तक सभी को क्लियर है? Sir, सभी बच्चों को? हाँ, Yes, sir. तो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी कैसे सर? आप सामाजिक समानता है भारत में? आप हिंदू रिलीजन से सपोज अगर बिलोंग करते हैं तो कैन यू फाइंड रिलीजन विद इन रिलीजन मीन कास्टिज्म? आपको मिलता है? ओके कास्टिज्म सर। दिखता है? नो सर। हाँ, दिखता है या नहीं दिखता है? मैं ट्रेडिशनली आपको दिखा है, पढ़ा है कहीं देयर वाज अ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यस सिस्टम? सर। है ना? तो सामाजिक असमानता है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश गवर्नमेंट को करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में अगर आप देखो कि जो इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ बने हैं, whatever institution we can see over here in India, that institutions are created on the basis of the constitution. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाए हैं कि द हाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विल बी सेट अप हियर इन इंडिया एंड हाउ इट विल वर्क। ओके, तो सारे अरेंजमेंट बने हुए हैं। अब ये अब देखोगे इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, you will find the term amendment. Institutions है, institutional arrangement किसने दिया है? Constitution में, as well as you will find amendments in our Constitution. Article 368 मैंने आपको बता ही दिया है। तो why we need an amendment in our Constitution? To keep it updated. Why we need it? To keep it updated. Because as per the time and space, things change. People aspirations change as per the time. ठीक है, to meet out people aspiration as per as per as per
तो वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखा जाए तो हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है कि जो सैक्रेड है, धार्मिक है, कुछ भी मत बदलना है, कुछ भी नहीं बदल सकते, रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, वी कैन डू सो एज एन टाइम टू टाइम व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट। और जब ये टाइम टू टाइम हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं, दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट वी नोन एज, वी कॉमनली हियर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और वट एवर लैंग्वेज यू विल फाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर वेरी टेक्निकल, मैंने अभी बताया था, जो भी उसमें टर्म्स लिखे हैं, इफ यू विल गो थ्रू अ बुक ऑफ बेयर एक्ट, PM बख्शी की लिखी हुई बुक है, तो उसमें आप जब पढ़ोगे, सपोज यू थिंक ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर वेरी गुड इन योर इंग्लिश और एनीवन एल्स, ठीक है, इंग्लिश है अच्छी है तो वो बुक पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग इन वन गो में कोई नहीं उसको समझ पाता, वेरी टेक्निकल लैंग्वेज। द लैंग्वेज वट एवर रिटन ओवर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी टेक्निकल। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जब आप पढ़ते हैं तब उसके बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को आप समझ पाते हैं, और ओवरऑल कुछ चीजों को आपको क्लैरिफाई हो पाता है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे वट एवर वी हैड स्टडीड अबाउट द डेमोक्रेसी, वट एवर रिटन देयर इन प्रेम्बल, ठीक है, यू विल पॉइंट आउट ओवर देयर। So whatever we will study in this book or in class 10 will be based on our constitution. Somewhere things will relate to the constitution of India when we will study things in Indian perspective. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So if a question comes, what is constitutional amendment? What you will write? Our constitution should not be seen as our constitution should not be seen as a sacred, static, and unalterable law. The provision we had provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendment. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. We should not see इसको हटा के our constitution. Our constitution as a sacred, static, and unalterable law. ठीक है? फिर उसके बाद there are we had actually we had provision to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendment. लिख लोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप चाहो तो यहाँ से लिख लो, या तो फिर यहाँ पे शॉर्ट में दिया है ये भी लिख सकते हो। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री। ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, एक्सप्लेनेटरी ये है जो मैंने आपको बताया। ओके, आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। प्रियम्बल के बारे में आप यहीं से लिखिए, व्हाट इज प्रियम्बल? इट्स एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सर मेरी बुक में कुछ और लिखा है सर, प्रियम्बल। प्रियम्बल यही है, वैसे क्या है लिखा सुन लेते हैं, बताओ। सर नहीं सर, सेम ही है सर, मैंने गलती से फिलोसफी पढ़ लिया था। कोई बात। ओके, ड्राफ्ट पूछा जा सकता है, अब प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो क्या था, वो प्रिलिमिनरी वर्जन था, उस पर लोगों को बहस करनी थी, 2000 अमेंडमेंट हुए थे, तब जाके हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पूछा जाए, एन असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। समझ
समझ में आया ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन सभी बच्चों को यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अब इसमें जो चीज आपने अभी नहीं पढ़ी है वो है आपका ये जो फिगर्स हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, इनके बारे में आपको याद करना होगा। चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सोमनाथ लहरी हो, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ओके, ये सारी चीजें आपको करनी है, याद लिखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा इसके डेटा, है ना, क्योंकि इनके थोड़े थोड़े डेटा दिए गए हैं तो उन डेटा को मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आपको डीपीपी जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो है कि आप आपके जब पेज टेस्ट होगा तो उसमें आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एनटीएससी और जीएसपीएस, एनटीएससी एंड जीएसपीएस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है, सरदार, इनको टाइटल मिला था बरदोली सत्याग्रह 1928। ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंटरिम गवर्नमेंट, जो पहली गवर्नमेंट बनी थी। लीडर ऑफ बरदोली पीस एंड सत्याग्रह, अभी आपने पढ़ा बरदोली सत्याग्रह, मैंने आपको भी जस्ट एक्सप्लेन किया था। ओके, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सॉरी स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो नहीं होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कितना हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का? कितना हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का? 200 meters. 182 मीटर। The height of Statue of Unity is 182 मीटर। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। सर ये भी पूछ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की सर कितनी हाइट है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जीके, आप जीएसपीएससी में क्या आता है? जीके आता है, जीके उन्होंने लिख रखा है, और जीके में आप देखोगे करंट अफेयर्स पूछते हैं। हो सकता है आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलें, जीएसपीएससी की टेस्ट सीरीज चालू होंगे तो 50 मार्क्स का आपका आएगा जीके। हाउ मेनी मार्क्स? 50 मार्क्स। तो उसमें सोशल साइंस मेयरली 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को यहाँ पे क्या बताया मैंने? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes sir. So in this way we have completed this chapter. Now, how many chapters have we completed till date? We completed. We did French Revolution in history. Okay, सर in 6 chapters. 6 chapters. Okay. So in geography we did 2 chapters. In civics we did 2 chapters. In economics we did 1 chapter. So total 6 chapters. 2, 2, 1, 1. Okay. So now we will start again history. ठीक है, एज पर फेज प्लान, आपको जो फेज प्लान दिया गया होगा यहाँ पे उसमें आपका नेक्स्ट क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री का चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। आपने सुना है इस चैप्टर के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट इट, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म? अच्छा बताओ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट? ये बताओ, कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट? ये तो बहुत इजी बात है, बहुत इजी टर्म है। फॉरेस्ट सर उससे हमें सर फ्रूट मिलते हैं सर, उससे पेपर मिलता है सर, बहुत सर सारे। वो सर डिजास्टर से भी हमें बचाते हैं। सर वो सॉइल इरोजन भी रोकते हैं। ओके, सर ऑक्सीजन और सर वो मिलती है सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड। सर वो हमें शेल्टर भी ओके, प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत बहुत सारे एनिमल्स का होम है। और देखो फॉरेस्ट जो है हमारे लिए मल्टीपल वेज में बेनिफिट पहुंचाते हैं। ओवरऑल सबसे मेन थिंग जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट। ठीक है,
हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट को वो प्रोटेक्ट करते हैं। जो क्लाइमेट चेंज आज के डेट में हम देख रहे हैं, एनवायरमेंटल डैमेज हम देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द रूट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन ऑन लार्ज स्केल। पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया भर में, भारतवर्ष में 2% पूरे दुनिया भर के ट्रीज में या फॉरेस्ट में ऐसे कह लिया जाए तो भारतवर्ष में टोटल 2% फॉरेस्ट एरिया है, कवर अप करता है, फॉरेस्ट एरिया कवर अप करता है। मतलब 100 पेड़ पूरे दुनिया भर में अगर लगे हैं तो 2 पेड़ इंडिया में लगे, ये तो शेयर है। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है प्लांटिंग मोर ट्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट से और भी बहुत सारी चीजें होंगी। आप अपने घर में देख लो, आसपास अगर नजर घुमाओगे तो कई सारी चीजें आपको लकड़ी की बनी हुई मिलेंगी। कई सारे मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि आपको प्लांट और फॉरेस्ट से मिलने एक्सट्रैक्ट किए हुए मिलते हैं। आपके जो रबर है वो भी कहीं ना कहीं लैटेक्स से बना है और वो भी अगेन फॉरेस्ट से मिल रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं, पेपर जिसपे आप लिखते हो वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से है ना। जो हनी आप कलेक्ट होके आता Yes, है वो sir. भी फॉरेस्ट से आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। दे आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फॉरेस्ट क्या है, हमारे का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है और इट प्ले अ वाइटल रोल। और उसके साथ साथ आप जानते हो फूड चेन के बारे में आप समझते हो, कैसे वाइल्ड लाइफ क्या है सिक्योर्ड रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, उनके लिए वो घर है अपना। बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जिनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट ही रहता है, फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब इस फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो ये फॉरेस्ट सोसाइटी थी एक्सप्लॉइट थी। इट वाज एक्सप्लॉइटेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय whom? बाय ब्रिटिशर्स। दे केम हियर, ठीक है, in order to exploit our resources, and one of the main resource which they exploited was forest। इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया, कट डाउन किया मैसिव स्केल। ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड, दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी पावर, ठीक है, और उस नेवी पावर को मेंटेन करने के लिए दे नीड ड्यूरेबल गुड टिम्बर, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने, उसको मेंटेन करने के लिए। तो फॉर दैट दे नीड फॉरेस्ट। अब वो अपने यहाँ जब देखते हैं कि उनका एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो दूसरे जो है कि दूसरे लैंड पे जाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, सर्वे करते हैं, जहाँ पे होता है उसको कॉलोनी बना के वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो और उसके बाद पहले तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट एरिया क्या है, प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है, साइन ऑफ प्रिमिटिव बैकवर्डनेस है। फॉरेस्ट नीड टू बी कट डाउन। दे वेर so ignorant at that time that they didn't realize the importance of forest। They took it very lightly। अरे क्या है, पेड़ ही तो है, काट के हटाओ। Nowadays you can see that how they are very cautious, how people around the globe are very cautious। They want to plant more and more trees। और तो उनको पता नहीं था, मैसिव स्केल पे फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन किया, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो ईस्टर्न हो, है ना। मैसिव स्केल पे किया और आज के डेट में क्लाइमेट चेंज है तो कहीं ना कहीं कारण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब फॉरेस्ट एरिया को कट करके उन्होंने किसने चेंज किया, एग्रीकल्चरल लैंड। दे थॉट कमर्शियल थिंग्स शुड बी कल्टिवेटेड। वी नीड फूड, मोर फूड, as people are ever increasing and we need to fulfill the demand of different people, so they cut down forest recklessly, okay, to meet the demand of ever-growing demand of wheat, sugarcane, tea, coffee, number of things, है ना। तो डिमांड को फुलफिल करना था, पैसे कमाने थे, पेड़ को काट रहे थे, पेड़ से भी कई सारी चीजें बन रही थी तो उसका भी इस्तेमाल करना। तो इसी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करते गए, ओके। और फिर उनको लगा कि देयर अब एक्सप्लॉइट करने का और क्या तरीका अपनाया जाए, व्हाट इज द बेटर वे टू एक्सप्लॉइट। उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। इन इंडिया पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि एक लॉ बनाएंगे, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराएंगे। कुछ फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ठीक है, हार्ड ड्यूरेबल टिम्बर्स हैं, उसको हम बोल देंगे ये रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हम जाएंगे, हम काटेंगे पेड़ और हम यूज करेंगे, बाकी सबके लिए क्या है, मनाही है, कोई नहीं जाएगा।
ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। फिर कह दिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड में कुछ लोगों को एंट्री मिलेगी बट ऑन सर्टेन कंडीशन। और विलेज फॉरेस्ट, जो ऐसे ही मिसलेनियस फॉरेस्ट एरिया है, स्पिरिचुअल विलेज है, तुम लोग थोड़ा बहुत एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लेकर आते हैं वो, अभी आप इसमें पढ़ोगे। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब एक ही जैसा पेड़ लगाओ, ठीक है, सारे जो मिसलेनियस जो कि काम के नहीं है उनको सबको क्या कर दो, हटा दो, एक तरह का पेड़ लगाओ जो जिसका डिमांड है वर्ल्ड वाइड, जो हार्ड ड्यूरेबल है, उसका आप लोग पेड़ लगाओ। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उसका नाम बल्कि है, विच वॉज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा फॉरेस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी भी आपको आर्टिकल, स्पीच, ठीक है, बोलना हो, आर्टिकल लिखना हो, स्पीच बोलना हो, असेंबली में बोलना हो, ठीक है, और ऐसे लिखना हो, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको सोशल की। whatever you are here whatever you are listening over here, whatever knowledge you are getting over here from social science, you can you can put it on in any sphere of life, in any part of your life, डे टू डे एक्टिविटी में भी आप देखोगे ये सारी चीजें बात होती है। आपके असेंबली में, स्कूल के असेंबली में क्या कौन से भाषण दी जाती है लगभग ज्यादातर, या टेररिज्म में बोला जाएगा, या आपके सोशल इश्यूज पे जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बोला जाएगा, एनवायरमेंट पे बोला जाएगा, तो क्या है, ऑल आर सोशल, पोल्यूशन पे बोला जाएगा। ओके, तो ये सारे नॉलेज आपको हेल्प करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर। सर थैंक यू सर। सर हम ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं? तो हमें तो सर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन करना चाहिए ना। हाँ, हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग सोशलिज्म में यूरोप में आ जाएंगे। ठीक है, पेज 1 का आपका सिलेबस देख लीजिएगा केल्विन का, यू विल गेट दैट। ठीक है, जो अच्छा ना। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Good evening, sir.